हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो आज के सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। तो पूछ रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 को कब अधिसूचित किया? व्हेन डिड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाई द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024? मार्च 1, मार्च 11, फरवरी 20 या फिर फरवरी 15? तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज तेलंगानाज न्यू स्टेट सॉन्ग? तेलंगाना का नया राज्य गीत क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, जय जय हे तेलंगाना। आपको जानना चाहिए कि जय जय हे तेलंगाना, इसे तेलंगाना का स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया गया है। 2 वर्जन में, एक तो है शॉर्ट वर्जन जो कि 2.5 मिनट का है और एक फुल वर्जन है जो कि लगभग 13 मिनट का है, और इसको अप्रूव कर दिया गया है स्टेट सॉन्ग के रूप में। इसको लिखा है अंदेश्वरी ने और इसका जो म्यूजिक है वो दिया है इस ऑस्कर अवार्ड विनर M.M. कीरावानी ने। Who has become the first former American president to be convicted of felony crimes? घोर अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप। आपको जानना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये फर्स्ट फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन्हें किसी घोर अपराध के लिए कन्विक्ट किया गया है, और न्यूयॉर्क जूरी ने इनको गिल्टी पाया है 34 चार्जेस में। और ये 2016 की इलेक्शन संबंधित है, उनको इलीगली इन्फ्लुएंस करने के लिए, जिसमें इन्होंने एक पॉर्न स्टार को हश मनी पेमेंट की थी। हश मनी मतलब कोई अपना जो इलीगल वर्क है उसको छुपाने के लिए जो पैसे देते हैं कि ये किसी को रिवील मत करना, उसको बोलते हैं हश मनी। आपको जानना चाहिए जो जज जुआन एम मर्चेंट हैं, इन्होंने 11 जुलाई की डेट जो है फिक्स की है। इनकी सज़ा बताई जाएगी, क्या इनको सज़ा मिलेगी। हालांकि जो इनका कन्विक्शन है या फिर इनको इम्प्रिजनमेंट भी होती है, तो उससे जो है जो ट्रंप हैं, ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं उस जर्नी में कोई भी रुकावट नहीं होगी। नेम द इंडियन स्टार्टअप विच लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद अ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। उस भारतीय स्टार्टअप का नाम बताइए जिसने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अग्निकुल कॉस्मोस। आपको जानना चाहिए कि अग्निकुल कॉस्मोस जो कि एक IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, इसने सक्सेसफुली वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है जो कि फुली 3D प्रिंटेड इंजन है, और इसका नाम है अग्निबाण शॉर्टेड। आपको बता दें इसी के साथ इंडिया का जो फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन है वो पूरी तरह से डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिजिनियसली, यानी कि भारत में ही। और ये जो लॉन्च हुआ ये कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा में, जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड है, धनुष, इस जगह से। और इस ये जो स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, इसको इन स्पेस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो से भी सपोर्ट मिला है। उन्होंने जो हार्डवेयर है उसको डिज़ाइन किया, उसको डेवलप किया है। अग्निमान की अगर हम बात करें, कस्टमाइजेबल है, 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है और लगभग 300 kg का पेलोड ये अपने साथ कैरी कर सकता है 700 किलोमीटर तक। और इस रॉकेट में सेमी क्रायोजेनिक इंजन को यूज किया गया है। आपको बता दें जो ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी जो है इसरो द्वारा अपने रॉकेट्स में डेमोन्स्ट्रेट करनी बाकी है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या है? एक तरह का रॉकेट इंजन होता है जिसमें लिक्विड एंड गैसियस प्रोपेलेंट्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है, यानी कि ये उस टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है जो क्रायोजेनिक इंजन्स के ज़्यादा हो, लेकिन जो ट्रेडिशनल लिक्विड रॉकेट इंजन होता है उनसे कम होता है, इसलिए सेमी लिखा है। 3D प्रिंटिंग मैंने आपको कई बार बताया है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि लेयर बाय लेयर जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं, कोई बिल्डिंग हो या फिर कोई मेटल की कोई आइटम हो, तो उसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। एक एडिटिव प्रोसेस होता है, लेयर बाय लेयर ऊपर चढ़ाते जाते हैं और वो बनती जाती है, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं। फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म वाज द रुद्रम सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल लॉन्च्ड? रुद्रम सेकंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई? सही आंसर ऑप्शन ए है, Su-30 Mark 1।
आपको जानना चाहिए कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ, इन्होंने सक्सेसफुली रुद्रम सेकंड, जो कि एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, इसे लॉन्च किया है Su-30 मार्क 1 प्लेटफॉर्म से। इंडियन एयरफोर्स का ये प्लेटफॉर्म है और उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया। आपको बता दें रुद्रम सेकंड ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम है और एयर टू सरफेस जो है किसी भी टारगेट को ये न्यूट्रलाइज कर सकती है। कई तरह की इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज जिन्हें डेवलप किया गया है डीआरडीओ की लैबोरेटरीज द्वारा, वो इसमें यूज़ की गई। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एनएसटीसी टू इनहेंस स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास को बढ़ाने के लिए किस संगठन ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपको जानना चाहिए कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आती है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है जिसके तहत स्किल डेवलपमेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंडिया में जो है थोड़ा एडवांस लेवल पर ले जाया जाएगा। दिस कोलैबोरेशन एम्स टू empower individuals across the globe by equipping them with essential competencies and qualifications, thereby enhancing employability and sustainable economic growth। एनएसटीसी के सीईओ वेदमनी तिवारी हैं। Which company was honored with the Corporate Social Responsibility Award at the Outlook Planet Sustainability Summit and Awards 2024? Outlook Planet Sustainability Summit and Awards 2024 में किस कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको जानना चाहिए कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है एनएफ यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल बिजनेस कैटेगरी में एट द आउटलुक प्लानेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024, जो कि गोवा में हुई है। चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के परमिंदर चोपड़ा है, इन्होंने ही अवार्ड रिसीव किया है। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन एसबीआई बैंक इंडिया लिमिटेड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा 88.70 लाख रुपीज़। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 88.70 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड पर, क्योंकि आरबीआई की जो लाइसेंसिंग कंडीशंस हैं उनके साथ नॉन कंप्लायंस इन्होंने किया है, अनुपालन नहीं किया है, और जो भी आरबीआई की डायरेक्शंस थी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से संबंधित, ठीक है, उनको इन्होंने माना नहीं है, और ये जो स्कीम है इसके तहत किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करने से इसे रोक दिया है आरबीआई ने। एसबीएम बैंक इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की सब्सिडरी है, और ये फर्स्ट बैंक था जिसे बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ आरबीआई से कि ये भारत में एज अ होल ओन सब्सिडरी यूनिवर्सल बैंकिंग बिजनेस शुरुआत कर सकता है। 1 दिसंबर 2018 को इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था प्राइवेट सेक्टर बैंक के तौर पर, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सिद्धार्थ रथ इसके एमडी एंड सीईओ हैं। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द रिजर्व बैंक्स क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स एचपीआई? रिजर्व बैंक के त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है 2010-11। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपना क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स 1, जिसका बेस ईयर 2010-11 है, इसको लॉन्च किया है 2023-24 के 4th क्वार्टर के लिए। और इसमें अगर हम बात करें तो बताया कि जो ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स है ये 4.1% से इंक्रीज़ हुआ है 2023-24 के 4th क्वार्टर में। अगर हम इसको कंपेयर करें जो ग्रोथ पिछले क्वार्टर में देखने को मिलती 3.8 में, और अगर एक साल पहले की बात करें तो 4.6 देखने के लिए मिली थी। ठीक है, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग वेरी करता है ये, और सबसे हाई रहा 11.7% अहमदाबाद में, और लोवेस्ट रहा है जयपुर में 0.3%। इसमें ये बताया कि सिक्वेंशियल बेसिस पर अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया एचपीआई 0.9% बढ़ा है 2023-24 4th क्वार्टर्स में, और मतलब जो 10 सिटीज़ हैं उनमें, और जो 8 सिटीज़ हैं दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, कानपुर और कोच्चि, यहाँ पर हाउस प्राइस में राइस ही देखने के लिए मिला है 4th क्वार्टर में। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एमओयू साइन बिटवीन MEA-MEITY एंड CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड? MEA-MEITY और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड ई माइग्रेट सर्विसेज। आपको जानना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कॉमन सर्विसेज सेंटर
ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच में, जिसके तहत एक CSC स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि CSC के थ्रू ई माइग्रेट सर्विस प्रोवाइड की जा सके। ई माइग्रेट प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो ये है, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनको एमिग्रेशन चेक करवाना पड़ता है कंट्रीज में, तो वो जो प्रोसेस है वो ईजी हो सके। Which IIT has signed MOU with Armed Forces Medical Services for collaborative research and training? किस IIT ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, IIT हैदराबाद। आपको जानना चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर सहयोग के लिए। The MOU aims to foster innovation and research in developing novel medical devices and addressing health issues specific to soldiers serving in variant terrains। तो अलग अलग टेरेंस में सोल्जर्स हमारे काम करते हैं, उनके साथ जो हेल्थ इश्यूज आता है, ठीक है, उनसे किस तरह से निपटा जाए और नई मेडिकल डिवाइसेस डेवलप करने के लिए MOU साइन किया गया है। At which shipyard the steel cutting ceremony for the first next generation offshore petrol vessel NGOPV took place? किस शिपयार्ड में पहली अगली पीढ़ी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए स्टील कटिंग समारोह हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। देखिए जो फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है NGOPV, इसकी स्टील कटिंग सेरेमनी की शुरुआत हुई है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में, ठीक है। तो देखिए एक वेसल बनना है तो उसकी शुरुआत कर दी गई है स्टील कटिंग सेरेमनी से, कहाँ पर? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में। आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिसंबर 2023 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ, जिसके तहत 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए खरीदे जाएंगे 16 से 14 करोड़ रुपए में। किससे? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से। The project aims to bolster the capabilities in coastal and offshore patrol, safeguard maritime zones and enhance operational efficiency। तो इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी एंड इक्विपमेंट होता है और 2 डीजल इंजन होते हैं, बाकी तो उसकी स्पेसिफिकेशन है। Which institution was awarded the Nelson Mandela Award for Health Promotion for 2024 by the WHO? WHO द्वारा किस संस्था को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, NIMHANS बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए कि NIMHANS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु, जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, इन्हें नेशनल मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 दिया गया है WHO के द्वारा। जो नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन है, इसकी शुरुआत WHO द्वारा 2019 में की गई थी। जो भी इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंटल या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हेल्थ प्रमोशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको इस अवार्ड के लिए कंसिडर किया जाता है। What was the gross goods and services tax GST revenue for the month of May 2024? मई 2024 महीने के लिए सकल वस्तु एवं सेवा कर राजस्व कितना रहा? सही आंसर ऑप्शन बी है, 1.73 लाख करोड़ रुपीस। आपको जानना चाहिए कि जो ग्रोस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू है मई 2024 के लिए ये 1.73 लाख करोड़ रुपीस रहा है, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो 10% की देखने के लिए मिली है। अगर रिफंड्स को एडजस्ट करें तो नेट GST रेवेन्यू मई में 2024 रहा है, मई 2024 में 1.44 लाख करोड़ रुपए रहा है, यानी कि 6.9% ग्रोथ देखी गई है पिछले साल में इसी महीने से कंपेयर अगर हम करें। ग्रोस GST कलेक्शन फिस्कल 2024-25 में अगर हम बात करें मई 2024 तक 3.83 लाख करोड़ रुपीस रहा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11.3% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर हम रिफंड को एडजस्ट कर दें तो नेट GST रेवेन्यू मई 2024 तक रहा है 3.36 लाख करोड़ रुपीस, यानी कि 11.6% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। What was India's GDP growth rate in the financial year ended March 2024 according to the National Statistical Office NSO? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर क्या थी? सही आंसर ऑप्शन डी है, 8.2%। आपको जानना चाहिए कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने प्रोविजनल एस्टीमेट रिलीज किए हैं एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। साथ ही जो 4th क्वार्टर रहा जनवरी से मार्च का 2023-24 का, उसकी GDP के एस्टिमेट्स भी इन्होंने बताए हैं। तो कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या क्या आंकड़े इन्होंने बताए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये।
थोड़ा बोरिंग होता है इस तरह के, पर महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जो रियल जीडीपी है 8.2% से ग्रो की है फिजिकल 2023-24 में, ठीक है, और 2022-23 में 7% से ग्रो की थी। नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ देखने के लिए 9.6% की 2023-24 में, वहीं यही जो है 2022-23 में 14.2% की रही थी। रियल जीवीए ये 7.2% से जो है रही है 2023-24 में, जबकि 22-23 में 6.7% रही थी। और ये जो जीवीए ग्रोथ देखने की मिली है, ठीक है, ये किसके कारण मिली है? 9.9% की वृद्धि देखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर में भी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, ठीक है, लगभग 7.1%। तो पूछ लेते हैं कि ये जो वृद्धि देखने मिली है किस सेक्टर में इंप्रूवमेंट के कारण मिली है, तो आपको आंसर करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर में। जीवीए क्या होता है? जीडीपी में आप सब्सिडी ऐड कर दो और टैक्सेस घटा दो तो जीवीए निकल जाता है। रियल जीवीए एंड रियल जीडीपी ये 6.3% एंड 7.8% से ग्रो की है फोर्थ क्वार्टर में, ठीक है, जो 2023-24 का फोर्थ क्वार्टर है उसमें। अगर हम नॉमिनल जीवीए की बात करें तो ये 8% रही है, और नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो 9.9% रही है फोर्थ क्वार्टर में 2023-24 के। रियल जीडीपी या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, अगर अब अभी तो हमने देखा कि कितने परसेंट बढ़ी है, ठीक है, अगर इनकी वैल्यू देखें तो रियल जीडीपी या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जिसे बोलते हैं, 173.82 लाख करोड़ रही है 2023-24 में, जबकि 2022-23 में 160.71 लाख करोड़ रुपए थी। नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट करंट प्राइस जिसे बोलते हैं, ये 295.36 लाख करोड़ रुपए है 2023-24 में, जबकि पिछले साल 269.50 लाख करोड़ रुपए रही थी। रियल जीवीए ये 158.74 लाख करोड़ रुपए रही है 2023-24 में। नॉमिनल जीवीए 267.62 लाख करोड़ रुपए रही है 2023-24 में। What is the name of the sixth barge delivered to the Indian Navy? भारतीय नौसेना को सौंपे गए छठे बार्ज का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज LCM-20। आपको जाना चाहिए कि देखिए 11 एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज ये डेवलप किए जा रहे हैं सूर्यादित्य प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने के द्वारा। इनमें से छठा इस तरह का जो वेसल है उसको लॉन्च कर दिया गया है इंडियन नेवी के लिए, ठीक है, और कहाँ पर हुआ ये? नवल डॉकयार्ड मुंबई में, ठीक है। और बाकी जो ये बार्ज होता है ना, बार्ज का मतलब क्या होता है? शिप होती हैं, जैसे कोई हैवी सामान ले जाना है या फिर लोगों को ले जाना है, पार कराना है, ठीक है, इस तरह के काम के लिए यूज़ किया जाता है इंडियन नेवी में, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो 11 इस तरह के बनने हैं और छठा जो है ये लॉन्च किया गया है। रविशंकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? रविशंकर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है यूक्रेन। आपको जानना चाहिए कि रविशंकर को नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है यूक्रेन में। हर्ष कुमार जैन को नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस में। मनीष चौहान को नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है हशमित किंगडम ऑफ जॉर्डन में। और विजय कंदुजा को नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है रिपब्लिक ऑफ कैमरून में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। वेयर इज माउंट किलिमंजारो? तंजानिया। वेयर इज चितवन नेशनल पार्क? नेपाल। वेयर इज रोयल मानस नेशनल पार्क? भूटान। व्हेन इज द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेटेड? May 29। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ सेलिब्रेटेड? आंसर इज May 28। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द एकेडमी अवार्ड विनिंग मूवी गांधी रिलीज्ड? Which country will host the 2027 Asian Football Confederation Asian Cup? Which was the hottest year ever according to the World Meteorological Organization? Which High Court recently set aside the inclusion of 77 Muslim communities in the OBC category? Buxar is known as the location of the Battle of Chausa between Afghan warlord Sher Shah Suri and which Mughal emperor? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए।
और यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफिसर, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो कई तरह के क्विज हम आपको इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। फिलहाल 10% ऑफ चल रहा है हमारे स्कोर्स पर समर सेल के तहत, और कूपन कोड समर आपको लगाना है। करना क्या है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है और जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको वहाँ पर दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और कोर्स आप बाय कर सकते हैं कूपन कोड लगाकर। बाकी हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर है, वहाँ पर आप हमारे रिव्यू पढ़ सकते हैं जिन एस्पिरेंट्स ने कोर्स लिया हुआ है या फिर जो हमें फॉलो कर रहे हैं, उनके रिव्यू आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप जान सकते हैं कि किस तरह कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आपके लिए लाते रहते हैं। कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है वो आपके लिए अपलोड कर देते हैं। क्विज डेली बेसिस पर हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते हैं और इमेज फॉर्मेट में न्यूज़ भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। किस दिन क्लास नहीं होती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। साथ ही गाइस, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।